students, today we will read about the 7th unit of physics plus 2 class, dual nature of matter and radiations. First of all, we have to know about the meaning of written word dual nature. क्या मतलब होता है इसका? कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जब वो मोशन में होते हैं तो कई बार वो पार्टिकल नेचर बिहेव करते हैं, कई बार वो वेव नेचर बिहेव करते हैं। तो हमें आज जो यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर यही पढ़ना है कि वो मैटर जो भी होंगे वो पार्टिकल नेचर का बिहेव करेंगे और वेव नेचर का बिहेव करेंगे। इस यूनिट के अंदर जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बात के बारे में आप याद रखें कि जब भी फिजिक्स के अंदर आपको फोटो वर्ड लिखा हुआ मिले तो कहीं ना कहीं वो टर्म आपकी लाइट से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जहाँ पर करंट का फ्लो हुआ हो। अफेक्ट मीन्स कोई भी ऐसा फिनोमेना हुआ होगा कि जिससे लाइट की वजह से करंट का फ्लो हुआ हो, ऐसा कोई प्रभाव हमें बताना है। नेम तो इसका कंप्लीट नाम अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस चीज़ के अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है वो ध्यान से देखें। फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल ऑन द मेटल सरफेस। कोई भी ऐसा मेटल सरफेस जिसके सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो ल्यूजली बाउंड है, ल्यूजली बाउंड का मतलब ये है कि अगर उनको कहीं से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो वो अपने कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ के वहां से मेटल सरफेस के अंदर से एमिट हो जाते हैं। अगर कंडीशन ये है कि अगर उनके ऊपर सूटेबल वेवलेंथ, लाइट की कोई सूटेबल वेवलेंथ हर मेटल सरफेस के लिए आप ये मान के चले कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दो चीज़ें हैं। हर मेटल सरफेस के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होती है जब तक कि आप मैटर के प्रॉपर्टी को चेंज ना करें। तो एक बार फिर से डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिस फिनोमेना के अकॉर्डिंग आप किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं। किस टाइम पर? जब उस मेटल सरफेस के ऊपर सुटेबल वेवलेंथ और सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करे तो। इस चीज़ का जो एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलें कि आपकी पूरी की पूरी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि जो भी आपको बेसिक बातें सीखनी है, जो भी बेसिक बातें आपको डिनोट करनी है, वो लगभग सारी की सारी यहाँ से निकल के हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे देखिए आपके सामने एक डायग्राम मैंने बना रखा है। इस डायग्राम के अंदर एक मैंने यहाँ पर प्लेट लगा रखी है, एक प्लेट मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ये जो प्लेट है इसको मैं एमिटर प्लेट के नाम से कह सकता हूँ, इसको मैंने ई से लिख रखा है, और सी को कलेक्टर प्लेट से। जो सी है उसको मैंने एनोड मान रखा है। एनोड का मतलब है कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होगी, और जो ई है उसको मैंने कैथोड के नाम से लिख रखा है, तो मतलब वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होगी। ये इस तरह की हम जो बाइसिंग करते हैं इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाता है। जो भी हमें अपना एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन करना है उसके लिए 10 वोल्ट बैटरी इज सफिशिएंट। 10 वोल्ट की बैटरी आप लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी हमारे सामने, किस चीज़ की डेफिनेशन हमें इस टॉपिक से मिल सकती है, वो मैंने राइट साइड में पॉइंट से लिख रखी हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड नंबर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थर्ड नंबर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आइए एक बार हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ से देखिए, ये मैंने एक ग्लास ट्यूब ले रखी है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक क्वार्ट्ज विंडो लगा रखी है। किस चीज़ के लिए? ताकि जो रेडिएशंस हैं, सन रेडिएशंस कह सकते हैं, किसी सोर्स से आप कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्मॉल एस से जिस चीज़ को डिनोट कर रखा है वो हमारा सोर्स है। ऐसा सोर्स जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा। आप जनरली उसको सोर्स को एज ए सन प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से कुछ रेडिएशंस आके हमारी एमिटर प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करती हैं। जब ये एनर्जी जो सन रेडिएशन से हमें मिलती है, जब वो एनर्जी एमिटर प्लेट के ऊपर आके इंसिडेंट होएगी तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो कलेक्टर प्लेट की ओर जाना
सर्व हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक डेफिनेट डायरेक्शन हमें मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल जाती है। और ये तो हम 10th क्लास के लेवल से ही पढ़ते आते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल्स डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर दें तो करंट प्रोड्यूस करवाते हैं। इसीलिए जो पहली हमारी टर्म है जिसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा करंट है? व्हेन suitable wavelength of electromagnetic radiations fall on the emitter plate, then some electrons are emitted and they move forward towards the collector plate. Due to this phenomena, the current produced is known as the photoelectric current, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो फोटो है, जो लाइट है, उसने अपना काम किया है। सेकंड नंबर चीज हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब ये देखिए कि जो मैंने कलेक्टर प्लेट है, मैंने कलेक्टर प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ रखा है और इसी वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो सारे के सारे कलेक्टर प्लेट की ओर जाना स्टार्ट हो गए। क्या हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि जिस काम के करने से कलेक्टर प्लेट की ओर आने वाले इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए? तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव सम नेगेटिव पोटेंशियल, वी हैव टू गिव सम नेगेटिव पोटेंशियल टू द कलेक्टर प्लेट। नेगेटिव पोटेंशियल टू द कलेक्टर प्लेट। अगर आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो क्या होगा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव, जब पहले पॉजिटिव हुआ करता था कलेक्टर प्लेट, इसकी साइड में जो आने लग रहे थे अब वो इसकी साइड में नहीं आएंगे, और अगर वो इसकी साइड में नहीं आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि जीरो हो जाएगी। तो नाम से ही आप ये देख के चलें कि नाम क्या लिखा हुआ है इसका, स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी तो रोकना होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज गिवन टू द कलेक्टर प्लेट टू रिड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट अप टू जीरो। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को जीरो करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर आपको कलेक्टर प्लेट को जो नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा वो नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तीसरी चीज जो हमने यहां पर लिखी हुई है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है एक चीज के बारे में, सुटेबल वेवलेंथ। सुटेबल वेवलेंथ कहीं ना कहीं सुटेबल फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। जैसे कि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ की वैल्यू स्पेसिफिक है तो क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो इस चीज का मतलब क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन देयर इज नो एनी टाइप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। जो भी आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी जो एमिटर प्लेट के ऊपर आके इंसिडेंट होती है, अगर उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, उस फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड उस मेटल सरफेस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस नहीं कर सकता, कोई भी एमिशन नहीं होगा। कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि मैं मान के चलूं कि किसी मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2.5 मिलीहर्ट्ज दे रखी है। यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है ये वाली चीज, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको मैं म्यू नॉट के नाम से लिखूंगा। अगर फ्रीक्वेंसी जनरली है तो हम उसको खाली म्यू के नाम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए हमें म्यू नॉट का यूज करना पड़ेगा। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। इन्हीं 2 या 3 चीजों के बेसिस के ऊपर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपके सामने कौन कौन सी जो मेन बातें हैं जो सामने आती हैं। फर्स्ट लॉ विच इज नोन एज द इंटेंसिटी लॉ, जिसको इंटेंसिटी लॉ कहा जाता है। इस चीज का मतलब क्या होता है? देखिए, कई बुक्स के अंदर इसको एज ए लॉ की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो प्रदीप एडिशन की बुक है उनके अंदर इनको लॉ की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, खाली स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो बातें बिल्कुल सेम है, 1% भी इसके अंदर कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं होना चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम जरूर लिख देते हैं, लेकिन
जो मामला है सारा का सारा वो बिल्कुल सेम है। इंटेंसिटी लॉ, इफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अगर यहाँ से जो आप रेडिएशंस को इंसिडेंट करवा रहे हैं, अगर इन रेडिएशंस की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब रेडिएशंस की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, तो आपके फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है, उसके पीछे जो रीजन है उस चीज का नाम होता है फोटोन। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन reaches us in the form of teeny packets of energy named as the quanta, and a group of quanta is known as the photons। इसको फोटोन कहा जाता है। फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है। फोटोन की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चलने के बाद, इसी टॉपिक के अंदर आगे चलने के बाद में। सेकंड नंबर, लॉ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया था कि अगर आपकी इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी जो एमिटर प्लेट के ऊपर आके इंसिडेंट होती हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी उस मेटल सरफेस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपका कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस सेकंड नंबर लॉ में, दैट इज नेम्ड एज द लॉ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें यही बातें लिखी हुई हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो एनी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। किसी तरह का कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो आपका नहीं होगा। जनरली हमें जब न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो मेटल सरफेस के लिए या तो हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, दोनों में से कोई एक चीज दी हुई होती है और एक दूसरे की, जैसे कि मान के चलें आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दे दी, तो क्या हम इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई म्यू नॉट। आपकी ये वाली वैल्यू निकल सकती है, और अगर ये वाली वैल्यू दी हुई हो तो ये वाली वैल्यू निकल सकती है। तो इनमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। थर्ड नंबर है लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी इस चीज में किस तरह से रिलेटेड है एक बार वो देखेंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो एनी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। थर्ड नंबर लॉ के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर चले गए हम। कैसे? अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आप मान के चलिए आपकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है मेटल सरफेस के ऊपर, लेट अस सपोज दैट हमें दे रखी है वैल्यू किसी मेटल सरफेस के लिए, जैसे पीछे लिखा हुआ था 2.5 मिली हर्ट्ज, किसी मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। ये अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है अगर उसकी वैल्यू 3.5 मिली हर्ट्ज है तो आप ये कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे तो ज्यादा ही है। तो इस चीज का हमारे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक बार वो देखते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, जैसे कि गिलास ट्यूब जो हमने बनाई थी, यहाँ से ऐसे विंडो लगाई थी, यहाँ पर अपनी इमिटर प्लेट थी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट की ओर जा रहे थे, इनकी वेलोसिटी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो मोशन के साथ पॉजिटिव होती है ना, तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वैल्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। इस चीज को आगे जब हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। द फोर्थ लॉ इज फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बहुत जल्दी की प्रोसेस है ये। कहने का मतलब ये है कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट होना और उसके इंसिडेंट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, ये प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। आप ये मान के चल सकते हैं कि इस प्रोसेस को होने में आपको 1 नैनो सेकेंड से भी कम टाइम लगने वाला है। तो फोर्थ लॉ इसका यही है, फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर अब हम पढ़ेंगे अपने फोटोन के बारे में कि फोटोन क्या होता है,
फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन के बारे में हल्का सा उस टॉपिक के अंदर बताया गया। अब हम उसकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे। कोई भी फोटोन है उसकी एनर्जी को प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से डिनोट किया जाता है। मतलब ये आपके फोटोन की एनर्जी है। तो आइंस्टीन ने इस एनर्जी से रिलेटेड क्या टर्म हमें बताई कि मान लीजिए जैसे ये आपका कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर कोई फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी एच प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड जिसकी एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी है, जब वो इस मेटल सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट होता है तो वो यहां पर दो काम करेगा। दो काम कौन कौन से? पहला काम है यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को एमिट कैसे करवा सकता है भाई? जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के ऊपर किसी एनर्जी के साथ बाउंडेड है और वो इलेक्ट्रॉन आपको वहां से निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा ताकि उसके पास एनर्जी ना रहे। और अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो वो अपने आप म्यूचुअली बाउंड हो जाएगा, उसके जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और कोवलेंट बॉन्ड टूटने के बाद आप उसको आसानी से अपनी तरफ कैप्चर कर सकते हैं, पॉजिटिव रोड की ओर लेके जा सकते हैं। जो एनर्जी जिस एनर्जी के साथ में वो बाउंडेड है यहां पर, उस एनर्जी को कहा जाता है यहां पर वर्क फंक्शन के नाम से, और इस वर्क फंक्शन को फाई नॉट के नाम से लिखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके फोटोन की एनर्जी है, उस फोटोन की एनर्जी ने सबसे पहला काम क्या किया? इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है या मेटल का जो वर्क फंक्शन आप कह सकते हैं, मेटल का जो वर्क फंक्शन है उस वर्क फंक्शन को खत्म कर दिया। मतलब उस मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड थे उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां से खत्म कर दिया, उनकी एनर्जी को खत्म कर दिया। और एनर्जी खत्म करने के बाद वो पॉजिटिव रोड की ओर कैप्चर होने स्टार्ट हो गए, पॉजिटिव रोड की ओर जाना स्टार्ट हो गए। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, ये आपके फोटोन की एनर्जी है। जो फोटोन की एनर्जी है उसने मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद में क्या क्या किया? पहला काम, वो एनर्जी बट गई, पहला हिस्सा किसमें गया? वर्क फंक्शन के अंदर। सेकंड यहां पे लिखा हुआ है अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो उस एनर्जी का ये वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी का जो कुछ हिस्सा बच गया होगा वो किस चीज के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा? वो यूटिलाइज किया गया उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। इज दैट क्लियर? जो मेरा वर्क फंक्शन है उस वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h इंटू फ्रीक्वेंसी नॉट। प्लैंक कांस्टेंट, देखिए आपने प्लैंक कांस्टेंट को खाली फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई किया था तो उससे हमारी एनर्जी निकल के आती थी, लेकिन वर्क फंक्शन के लिए, वर्क फंक्शन खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को ना लेके इसकी जगह पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखा हुआ है। तो यहां पर देखते हैं वापस आके, द फोटोन एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन इज रिटन एज प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को यहां से हटाकर इस साइड में लेके आएंगे तो सबट्रैक्ट होगा, कर दिया। यहां से h जो है वो हमारा कॉमन निकल जाता है, तो यहां पर क्या बचा? फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। जैसा कि इस पेज पे हम इसको डिनोट अच्छी तरह से कर पाएंगे। जो थर्ड नंबर इक्वेशन है, सॉरी एक मिनट, सेकेंड नंबर इक्वेशन को यहाँ पर मॉडिफाई कर लेते हैं, हटा देते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये हमारी एक इक्वेशन और बन जाती है। आगे हम इसी चीज़ के अंदर और काम करते हैं, जैसे कि जो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड के अंदर हाफ mv स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। और हमें पता है कि एनर्जी का अपना खुद का कोई जनरली फॉर्मूला नहीं होता है, जो भी कोई फॉर्मूले उसके फिजिक्स के हिसाब से निकलते हैं वो उस टॉपिक में, उस डेरिवेशन के अंदर जो काम हमारा होता है, जो वर्क डन हम करते हैं, उस वर्क डन के हिसाब से हमारा फॉर्मूला निकलता है।
यहां पर इस हाफ एम वी स्क्वेयर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मैंने इसकी जगह पे लिखा हुआ है ई वी नोट। वी नोट मीन्स वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट भी काइनेटिक, इलेक्ट्रोवोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है, मैंने इसके बराबर लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है। ये फॉर्मूला 10th क्लास में हम जब पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। अगर हम बात इलेक्ट्रॉन की करते हैं तो मैंने चार्ज के जो चार्ज जिससे डिनोट करते हैं क्यू लेटर से, उसको उसकी जगह पे मैंने ई लिख दिया है। और W को किसके बराबर लिखा? फिर ये E उस साइड जाके मल्टीप्लाई हुआ तो W की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? E इंटू वी। एक बात हम देखते हैं कि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वर्ड है वो किस चीज के लिए पढ़ा था? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल था जो हम कलेक्टर प्लेट को देते थे ताकि उसकी साइड में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाए। और वो इलेक्ट्रॉन्स आने बंद कब होंगे? जब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर की एनर्जी उनके ऊपर लगाई जाएगी, तभी तो रुकेंगे, उससे पहले तो रुक नहीं सकते। अगर मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर रखा हुआ है और एक साइड से उसके ऊपर किसी ने 5 जूल एनर्जी अप्लाई कर रखी है, या आप फोर्स के फॉर्म में लेके चलते हैं, मान के चले किसी ने उसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखी है और उसने कर रखी है फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। अगर आप इस बॉक्स को रोकना चाहेंगे तो आपको मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए? कम से कम 5 न्यूटन तो हो। दोनों साइड में एक फोर्स लेफ्ट टू राइट है, सेकंड वन राइट टू लेफ्ट, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देते हैं और आपका बॉक्स है वो वहीं के वहीं रह जाता है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को अगर रोकना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, जितने में वो रुक जाए आराम से। और वो जो एनर्जी हमारी है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रोवोल्ट, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम इसी चीज को, जैसे ऊपर वाली जो इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है, उस फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वेयर की जगह पे ई वी नोट लिख सकते हैं। आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो एच को एक बार फिर से कॉमन ले लेते हैं और इस चीज को ऐसे लिख देते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आपके पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन से निकल के आई हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार उनके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट इक्वेशन इज फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप वर्क फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड में लेके आ सकते हैं, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी। इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड नंबर इक्वेशन इज these are the three equations that are most important to draw the graph। इस चैप्टर में इसके बाद का जो पोर्शन है उसमें हमें ग्राफ समझाए गए हैं, ग्राफ बनाए गए हैं अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से कि फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या, मतलब फ्रीक्वेंसी का काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे मान के चले कि करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। कई चीज़ें हमारे सामने, कम से कम इसमें 5 से 6 ग्राफ आते हैं और वो 5 से 6 ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 इक्वेशंस आपके सामने हैं इनके बेसिस के ऊपर बनाई गई हैं। आई होप कि आपको ये बातें जो मैंने बताई हैं ये समझ में आ गई होंगी। आप इनका रिवाइज करें, इनको अच्छे से पढ़ें, इनको समझें, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्राफ्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो आप ये बिल्कुल पक्का मान के चल सकते हैं कि जब तक आपको ये तीनों इक्वेशंस
अच्छे से समझ में नहीं आती है, आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आप ये मान के चलें कि जो आपका चैप्टर है 7th यूनिट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशंस, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके सामने है। इसके अलावा इस यूनिट में कोई खास नहीं है। हरियाणा बोर्ड के हिसाब से ये यूनिट है, ये आपकी 3 से 5 नंबर में ही आती है, ज़्यादा नहीं आती। और वो 3 से 5 नंबर है, वो बिल्कुल ईजिली मेथड से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक चीज़ें हैं नहीं। जो कुछ है वो बिल्कुल शॉर्ट एंड फॉर्म में है और बिल्कुल मज़ेदार है। जो भी चीज़ें हैं वो सारे की सारी एक्सप्लेनेशन उनकी बहुत बढ़िया आपको करनी है, खुद की लैंग्वेज में करनी है। तो आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो जब इस चैप्टर की आती है उससे पहले आप इनको प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर लेंगे। थैंक यू।